अगेन पेटीएम ने लोगों की नींद चैन उड़ा के रखा हुआ है, परेशान करके रखा हुआ है पेटीएम ने इन्वेस्टर्स को। 20% से ज़्यादा पेटीएम के स्टॉक्स टूट गए। जो पेटीएम के थ्रू म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं या पेमेंट्स बैंक यूज़ कर रहे थे, वो सब भी बहुत परेशान है। काफ़ी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि पेमेंट के थ्रू जो पेटीएम के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट करे या नहीं करे, ये सारी चीज़ें पूछ रहे हैं। सबसे पहला तो आपको ये समझना है कि एक जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर है, उसको मैं डायरेक्ट स्टॉक की जगह म्यूचुअल फंड में, देखो पॉलीकैब या वाला जो उदाहरण दिया था अभी, फिर से यहाँ पे पेटीएम का उदाहरण आ गया सामने। एक दिन में 20% से ज़्यादा टूट गया शेयर। क्यों टूट गया? क्योंकि आरबीआई ने पेमेंट्स बैंक को कहा है 29 फरवरी से सारी सर्विसेज क्लोज करने के लिए। एक तरीके से पेमेंट्स बैंक को आरबीआई ने बंद कर दिया। यहाँ पे समझना ये होता है कि एक जो नॉर्मल इन्वेस्टर होता है वो इन सब चीज़ों की ट्रैक तो रखता नहीं है, न्यूज़ेस की ट्रैक नहीं रखता, इतनी एनालिसिस करते नहीं रहता है और इतना वो समझ भी नहीं सकता। तो इसलिए नॉर्मल इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करता है तो इस तरीके की जो क्रैश वाली सिचुएशन होती है, इस पे पैनिक से वो बच जाता है और इसके इफेक्ट से वो बच जाता है। म्यूचुअल फंड्स ने भी पेमेंट्स पेटीएम के अंदर में काफ़ी लगभग 68 म्यूचुअल फंड्स ने अराउंड 2000 करोड़ के आसपास पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। बट किसी भी म्यूचुअल फंड पे बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्टेड है। तो इसलिए इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से म्यूचुअल फंड स्टॉक से थोड़ा सा बेहतर हो जाता है स्टेबिलिटी के लिए। अब हुआ ऐसा कि पिछले साल 2022 में, मतलब 2023 से पिछले साल 2022 में आरबीआई ने वार्निंग टाइप की एक तरीके से दी थी पेटीएम को। यहाँ पे दोबारा जब एक तो पेटीएम के खुद के ऑडिटर हैं, आरबीआई ने इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स का भी रिपोर्ट लिया और यहाँ पे पाया गया कि दोनों के बीच में गड़बड़ी चल रही है। पेटीएम के ऑडिटर्स एंड इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स के रिपोर्ट्स अलग हैं। तो यहाँ पे आरबीआई के वार्निंग देने के बाद भी जो रेगुलेशंस है उनको मीट नहीं कर पाई पेटीएम पेमेंट्स बैंक। इस कारण से आरबीआई ने 29 फरवरी से पेटीएम पेमेंट्स बैंक के सारे ट्रांजैक्शंस पे क्लोज कर दिया, उसको क्लोज कर दिया, उस पर रोक लगा दी है। जो पैसा है उसमें से आप निकाल पाएंगे, लेकिन उसमें आपका पैसा नहीं जाएगा और ये हर एक पेटीएम के यूजर को अफेक्ट करने वाला है। खासकर जो लोग पेटीएम का जो दुकानदार है, पेटीएम का क्यूआर कोड वगैरह लगा के रखते हैं अपने दुकान पे, उनका जो पैसा होता है वो रिसीव होकर पहले पेमेंट्स बैंक में जाता है, उसके बाद इधर उधर जहां वो ट्रांसफर करते हैं वहां करते हैं। अब अगर पेमेंट्स बैंक के अंदर रिसीव हो रहा होगा क्यूआर कोड का पैसा, तो 29 फरवरी के बाद वो रिसीव नहीं हो पाएगा। या फिर आप भी पेमेंट्स बैंक को यूज कर रहे थे तो 29 फरवरी के बाद आप यूज नहीं कर पाएंगे। अब 29 फरवरी के बाद पेटीएम टोटली डिपेंडेंट हो जाएगा दूसरे बैंक्स के ऊपर। उनको दूसरे बैंक्स के साथ काम करना पड़ेगा, इनका पेमेंट्स बैंक काम नहीं करेगा। और ये हुआ है क्योंकि पेटीएम रेगुलेशंस को मीट नहीं कर पाया है। थोड़ी सी गड़बड़ी यहाँ पे देखने को मिली है आरबीआई को। अब जो लोग पूछ रहे हैं कि पेटीएम के थ्रू हम म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्या करें या नहीं करें, देखो मैं पेटीएम को यूज़ नहीं करता इन्वेस्टमेंट के लिए। मेरे पास भर भर के मेल्स, अभी इधर आना बंद हुआ, नहीं तो भर भर के पेटीएम का जो पेटीएम मनी है जो कि स्टॉक वगैरह का काम करता है, इसके प्रमोशन के लिए भर भर के मेल्स आए प्रमोट करने के लिए। तो मैंने किया भी नहीं क्योंकि मैं इसको यूज़ ही नहीं करता और मुझे नहीं लगता कि मैं क्यों कहूँगा किसी को कि तुम पेटीएम के थ्रू इन्वेस्टमेंट करो, जब ज़ीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, एंजल वन जैसे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका भारी भरकम मार्केट शेयर है इस सेक्टर के अंदर, काफ़ी टाइम से है इस सेक्टर के अंदर और लोगों का भरोसा इन पे बना हुआ है। तो वैसे में मैं किसी भी धन का प्रमोशन का आया, 5 पैसा का प्रमोशन का आया, लेकिन मैं क्यों प्रमोट करूं? ना मैं खुद यूज़ करता हूं, ना उसका कुछ लीडिंग मार्केट शेयर है, ना वो कुछ नया लेके आ रही है यहाँ पे। और अभी देखो, अब खासकर फाइनेंस वाली जो कंपनीज होती है, थोड़ी सी भी गड़बड़ी कहीं पे होती है, मैं खुद को काफ़ी ज़्यादा सतर्क कर लेता हूँ। मैं पेटीएम का न पेमेंट्स बैंक यूज़ करता हूँ, नहीं करता हूँ, और ना वॉलेट यूज़ करता हूँ। वॉलेट में पैसा तभी ट्रांसफ़र होता है जब जैसे मोबाइल रिचार्ज करना हो या कहीं पे कुछ पेमेंट करना हो, जहाँ पे आप यूपीआई के थ्रू दूसरे अकाउंट से ही करते हो, लेकिन वो पहले उसके वॉलेट में जाता है और फिर ट्रांसफ़र होता है, तो वैसे ही वॉलेट में जाता है। नहीं तो इसके अलावा मैं कुछ यूज़ नहीं करता। हाँ, जो बेसिक सर्विसेज हैं उसके लिए मैं पेटीएम ज़रूर यूज़ करता हूँ। मोबाइल रिचार्ज हो गया, कहीं पे कुछ ईएमआई पे करना है, कहीं पे क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना है, या इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट है, या गैस पेमेंट
रिक्वायरमेंट है, इन सब के लिए यूज़ हो जाता है। नहीं तो पैसा रखने के लिए मैं पेटीएम को कभी यूज़ नहीं करता, वहाँ पे मेरे बैंक अकाउंट में ही जो पैसा रहता है वो रहता है। ये मैं पर्सनली ऐसे करता हूँ। और यहाँ पे एक बार फिर से आपको सीख मिल रही है कि क्यों आपको म्यूचुअल फंड को चूज़ करना चाहिए। अगर आपके पास समय नहीं है रिसर्च की, स्टडी की, अगर आप एक नॉर्मल इन्वेस्टर है जो कि अपना जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, वहाँ से पैसे कमा रहा है, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, तो क्यों उसको डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग की जगह म्यूचुअल फंड को चूज़ करना चाहिए। इस तरह के शौक लगेंगे तो आप भी डर जाओगे, आप भी मार्केट से भाग जाओगे, आप भी अपना नुकसान कर लोगे। सेम पैसा अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करोगे तो ऐसा शॉक मार्केट देगी, फिर भी वो शॉक म्यूचुअल फंड उसको कवर अप कर लेगी और आप तक इस तरीके का शॉक नहीं पहुंचेगा। उधर से 20% का शॉक मिला है तो आपको वो शॉक 1% के आसपास ही पहुंचेगा या उससे भी कम पहुंचेगा। तो उम्मीद है जो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आया होगा।